आपको बता दें कि ये पूरी प्रक्रिया होती है, पहले फांसी दी जाती है, फिर आधा घंटा इंतजार किया जाता है, पल्स चेक की जाती है और उसके बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की जाती है। इस वक्त भी याकूब मेमन के परिवार के बड़े भाई सुलेमान और 2 और रिश्तेदार इस वक्त जेल में ही, नागपुर जेल में इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष अवस्थी और एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ वकील आर के कपूर और गौरव कांत जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह सर भी स्टूडियो के अंदर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष, अभी कोई ताजा अपडेट आया है? आंचल, जिस ताजा अपडेट का इंतजार है उसमें अभी तक कोई भी ऐसा अपडेट नहीं आया है कि अंदर आखिर क्या हो रहा है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि बाहर जो सुरक्षा एक चाक चौबंद और जिस तरीके से चुस्त दुरुस्त दिख रही थी, उसमें थोड़ा एक लचीलापन दिखाई दे रहा है। अब लोग भी आप देख सकते हैं कि लोग भी सुबह का वक्त है, निकले हुए हैं, कुछ टहलने निकले हुए हैं, तो कुछ केवल तमाशबीन बनकर ये देखना चाहते हैं कि आखिर मीडिया में क्या खबरें जा रही हैं, कैसे खबरें जा रही हैं, जेल के अंदर क्या चल रहा है। मनीष, अभी हम ये जानकारी फ्लैश कर रहे हैं और इस बाबत चाहूंगी अगर आप पुष्टि कर पाएं और राजेश को बुला पाएं कि फांसी की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है, नंबर 1। नंबर 2, याकूब का शव परिजनों को सौंपा जाएगा, इस बाबत सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है। और नंबर 3, चार्टर्ड प्लेन के जरिए मुंबई भी लाया जा सकता है शव। राजेश, इस बात को लेकर हमारे सहयोगी जब राजेश कुमार कह रहे थे, मैं सुन रहा था आंचल, कि वहां जो तैयारियां की गई हैं माहिम इलाके में, वहां पर तैयारियों को देखते हुए ये माना जा सकता है कि शायद शव सुपुर्द कर दिया जाए, जो कि 3 रिश्तेदार यहां पर उस्मान, सुलेमान और एक और उनके साथ आए हैं। लेकिन इन सारी बातों पर अभी भी पर्दा उठना बाकी है कि क्या ऐसा होगा, और अगर ऐसा होता है तो यहां से प्लेन के जरिए ही जो ताबूत कल जेल में पहुंचा है, तो ये समझा जाना चाहिए कि उसी में रखकर उसे ले जाया जाएगा। लेकिन इन सारी बातों पर मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा हमें और इंतजार करना चाहिए। राजेश, ये जानकारी आ रही है कि एक तो जब फांसी दी गई तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई, और दूसरा ये कि याकूब का शव उनके परिजनों को सौंपा जा सकता है। बिल्कुल मनीष, सौंपा जा सकता है, क्योंकि परिजन जो है वो पहले सांसद में थे। मतलब उनको ये लग रहा था कि भाई कोई हमें शव मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन जिस तरह से अब बात पूरी क्लियर हो चुकी है कि प्रशासन जो है, जेल प्रशासन, उनके परिजनों को याकूब का शव देने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन जिस तरह के लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन की बात की जा रही है, उस पर भी प्रशासन और राज्य सरकार बहुत पूरी तरह से एकदम खुफिया नजर रखकर है। जिस तरह से चार्टर्ड प्लेन की बात सामने आ रही है कि भाई एक चार्टर्ड प्लेन में उसके शव को ले जाया जाएगा, उसके साथ उसके जो परिजन है यहाँ जो अभी मौजूद हैं, उनका भाई सुलेमान, ये लोग उसके साथ जाएंगे। लेकिन वहां जाने के बाद जिस तरह से सीआरपीएफ और काफी तगड़े बंदोबस्त के बीच उसको सारी चीजें वहां की आगे की जो प्रोसीजर वो की जाएंगी। लेकिन यहां फिलहाल ये पक्की खबर है कि उसके परिवार को उसका शव जो है वो सौंपा जा सकता है। लेकिन अंदर सुपुर्दे खाक नहीं होगा, ये भी तय माना जाए? बिल्कुल ये तय माना जाए फिलहाल, क्योंकि होता यह है कि उसको पहले तो प्रशासन यही सोच रहा था कि भाई शव दिया जाए न दिया जाए। लेकिन बाद में प्रशासन ने कुछ और बातें सोचकर ये निर्णय लिया कि नहीं भाई, शव जब है तो अब देना जरूरी भी है, क्योंकि कहीं ये बाद में विवाद का विषय न बन जाए कि भाई शव नहीं दिया गया, बताया नहीं गया, बहुत सारी बातें अलग अलग तरीके से न सामने आए। तो इसलिए शव देने की जो बात है वो अभी लगभग बिल्कुल तय मानी जा रही है और परिवार अभी अंदर मौजूद है। तो आंचल, उंगली ना उठे और छींटे ना पड़े, इसको देखते हुए हो सकता है कि सरकार ये फैसला ले ले कि शव उसके परिजनों को सौंपा जाए। एनके सिंह सर, एक बार फिर से मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच जाएगा, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत क्विक कमेंट। नहीं, मुझे लगता है कि अगर ये फैसला लिया गया है तो ये मेरे ख्याल से बहुत बड़े स्टेट के एक डिटर्मिनेशन और बहुत बड़े कलेजे की बात है कि आप ये शव वहां पे सुपुर्द कर रहे हैं उनके परिवार वालों को। लॉ एंड ऑर्डर के प्रोविजन के तहत स्टेट को ये पावर था, लेकिन अगर इसके बावजूद समझते तो उदार था। मैं ये कहूंगा कि एक बहुत लिबरल अप्रोच अपनाया है और ये मेरे ख्याल से स्वागत करने योग्य है कि आप परिवार को शव दे रहे हैं और शव का वहां पे बरियल वो अपने हिसाब से करेंगे। तो ये, लेकिन मुझे लगता है कि काफी बड़ा उदारता दिखाई होगी और इसके लिए प्राइम मिनिस्टर से लेकर सब लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे इस फैसले को लेने में। ये हाई लेवल का डिसीजन होगा। कपूर साहब
वैसे ये डिस्क्रिप्शन पूरी तरह से अथॉरिटीज का होता है, शब्द दिया जाए या नहीं? हाँ, ये डिस्कशन अथॉरिटीज का ही होता है, क्योंकि वो उसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन एक फैक्टर है जिसको वो कंसिडर किया जाता है। और मुझे लगता है कि अगर उन्होंने ऐसी हालात देखे होंगे कि अभी से इतने पिछले 1 या 2 घंटे में जो पुलिस ने कंट्रोल किया है, तो उसको लगता है उस हालात को देखते हुए कि पुलिस ने काफी कंट्रोल करके रखा है और पब्लिक की तरफ से कोई ऐसा शंका नहीं हुई कि जिसके कारण शव को ना दिया जाए। तो मेरे हिसाब से ये एक प्रतिक्रिया जो आ रही है वो बिल्कुल सही है कि अगर शव को देना चाहें तो दे सकते हैं, और दे रहे हैं तो मेरे ख्याल में पब्लिक ओपिनियन भी इस फेवर में जाएगी, ताकि कल को कोई ऐसा उंगली ना उठाए कि शव को क्यों नहीं दिया जा रहा, और ये पब्लिक कॉन्फिडेंस को लेने के लिए और फैमिली का कॉन्फिडेंस को लेने के लिए। लेकिन अफजल के परिवार ने बाकायदा इसको इशू बनाया था और ये नहीं बनना चाहिए। और मेरे एक और बात मैं कहना चाहूंगा, इसके परिवार ने स्टेटमेंट भी दी है कि हमें जुडिशरी पे पूरा फेथ है, तो वहां से भी ऐसा लगता है कि जो अभी ये डिसीजन लिया गया है शायद उसको भी ध्यान में रखते हुए। गौरव, क्या इस बाबत परिवार वालों से अंडरटेकिंग भी ली गई होगी मैंडेटोरियली कि वो इसका प्रोसेशन ना निकाले या एक पब्लिक इशू ना बनाए इस पूरे मुद्दे? मुझे लगता है कि परिवार वाले इस समय ऐसा कुछ करेंगे, बट जहां तक कि गवर्नमेंट का सवाल है, ये दिखाता है कि हमारा गवर्नमेंट को अपने आप में कितना भरोसा है। और ये जो सारी मुद्दाएं उठ रही थी कि ये मुसलमान है और हिंदू हैं और ये है, इस चीज से साफ जाहिर होता है कि हमारे सरकार में ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां तक कि प्रक्रिया का सवाल है वो बिल्कुल सही ढंग से फॉलो किया जा रहा है। ये हमारे न्यायालय ने भी दिखाया है और यही चीज आज एडमिनिस्ट्रेशन भी दिखा रहा है कि उनको जो सारी, हालांकि हमें औपचारिक तौर पर इसके ऐलान का इंतजार करना चाहिए। कपूर, बस कपूर जी एक लाइन में आपसे जवाब चाहूंगी, फिर मुझे अभिषेक के पास जाना है। वीडियो रिकॉर्डिंग भी बताया जा रहा है फांसी की हुई है, क्या कानून ये कहता है या एहतियातन कदम उठाया गया होगा? नहीं, एहतियातन कदम इसलिए उठाया गया कि कल को कोई ये ना कह सके कि फांसी किस समय हुई, और क्योंकि उसमें टाइम भी रिकॉर्ड हो जाता है और प्रतिक्रिया भी रिकॉर्ड हो जाती है कि प्रतिक्रिया इन अकॉर्डेंस विद लॉ हुई है। क्योंकि जिस हिसाब से हर एक इवेंट को यहाँ चैलेंज किया जा रहा है, तो मुझे लगता है उसको चैलेंज को रोकने के लिए, ताकि कल कोई ऐसा ना कहे कि प्रोसेस फिर फॉलो नहीं किया गया, इसलिए वीडियो रिकॉर्डिंग जो हुई है बिल्कुल ठीक हुई है। ठीक है, अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक हमारे साथ माहिम से लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था वहां पर इतनी चाक चौबंद कर दी गई है, बैरिकेडिंग है, क्या अपने आप में ये भी एक सिग्नल है, साइन है कि फैमिली को शव सौंपा जा सकता है याकूब मेमन का? देखिए आचल, हमने इंडिया न्यूज ने इस पर पूरे मामले की सबसे पहली खबर बताई थी कि जो मुंबई पुलिस के सूत्रों जो हमें जानकारी मिली हुई है कि याकूब मेनन के फैमिली को उनके शव को सौंपा जाएगा और उसके बाद मुंबई लाया जाएगा। और मुंबई में ठीक जहां पे मैं माहिम, जहां पे मैं खड़ा हूं, यहीं के ठीक पास में माहिम कब्रिस्तान है। माहिम कब्रिस्तान में जो हमारी जानकारी सूत्रों द्वारा मिल रही है, तैयारियां चल रही है और दफनाने की बातचीत चल रही है, शायद यहाँ पे लाकर दफना जा सकता है। लेकिन जैसा कि मनीष जी बता रहे थे कि पूरा मामला जेल के ऊपर डिपेंड करता है, जेल अथॉरिटी पर डिपेंड करता है कि क्या आखिरकार उसके डेड बॉडी को, यानी याकूब मेमन की डेड बॉडी को उनके परिजनों को सौंपते हैं नहीं सौंपते हैं। अगर सौंपा जाता है तो यह तय माना जा रहा है कि मुंबई में लाया जाएगा। और मुंबई में जो ठीक पीछे जो घर आप देख रहे हैं, यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद यहाँ पे निजाम किए गए हैं। और मैं लगातार यहाँ पे देख पा रहा हूं कि पुलिस जो इस वक्त आप जो बाहर देख रही हैं, इससे 10 गुना अंदर जो ठीक जो गेट जहां देख रही है, गेट के अंदर जो घर है, गेट 10 गुना पुलिस अंदर खड़ी है। यहाँ पे 4-4 लेयर में पुलिस लगी हुई है, तमाम अलग अलग एजेंसी तैनात किया गया ताकि कहीं पर भी कोई अप्रिय घटना ना हो। इसलिए उम्मीद है मानी जा रही है अगर उनके परिजनों को याकूब मेनन का शव सौंपा जाता है तो यह तय माना जा रहा है, जो हमारे इंडिया न्यूज के सूत्र बता रहे हैं कि मुंबई लाया जाएगा। मुंबई में माहिम जो कब्रिस्तान है, यहाँ पे उन्हें दफनाने की प्रक्रिया की जाएगी और उसके लिए यहाँ पर कुछ कह सकते हैं प्राथमिक तौर पर यहाँ पर काम भी शुरू कर दिया गया है। लेकिन हालांकि क्योंकि जाने की इजाजत अंदर नहीं है और पुलिस भारी संख्या में लगी हुई है। मनीष आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। मनीष, ओवर टू यू। अभिषेक, मुझे इस बात की जानकारी दें, आपकी क्या चार्टर प्लेन, स्पेशल प्लेन के जरिए ये शव वहां लाया जाएगा अगर इस सूरत में सरकार ये फैसला ले देती है कि ये शव उनके परिवार को सौंपा जाए, तो क्या विशेष विमान से वो पहुंचेगा या सर्विस फ्लाइट जो लगातार यहां से चलती है नागपुर मुंबई के बीच, उनसे लाया जाएगा? इसकी कोई जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए इस पर मामले पर सरकार लगातार बातचीत चल रही है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री खासतौर से इस पूरे मामले पर खुद पैनी नजर रखे हुए हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री खुद मुंबई के जो पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया साथ ही डीजीपी से लगातार संपर्क में है। और जो हमें जानकारी मिली है कि अगर उनके परिजनों को सौंपा जाता है तो जरूर वह चार्टर प्लेन से लाया जाएगा, ताकि सर्विस प्लेन से लाना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसा कि सिक्योरिटी के मद्देनजर, लॉ एंड ऑर्डर के मद्देनजर रखते हुए यह कर पाना संभव नहीं होगा। इसलिए चार्टर प्लेन की संभावनाएं अधिक दिखाई पड़ रही है। अगर
अगर सौंपा जाता चार्टर प्ले के जरिए ही मुंबई लाया जाएगा और मुंबई लाकर सुपुर्द के खाद जो यहाँ पर माहिम जो कब्रिस्तान है यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन जैसा कि लगातार जानकारी अभी मिल रही है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 11 बजे के आसपास महाराष्ट्र विधानसभा में इस पूरे मामले की जानकारी देंगे, तो हो सकता है पूरा फैसला ले लिया जाए। उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस पूरे मामले पर पूरी तरह जानकारी दे पाएंगे। लेकिन साफ है कि अधिक जानकारी जो पुलिस सूत्रों द्वारा हमें लगातार मिल रही है कि उसके जो शव है याकूब मेनन के, वह मुंबई लाया जाएगा और माहिम कब्रिस्तान में दफनाया जा सकता है। जी, क्योंकि गौरांग हमारे साथ कुछ ही देर के लिए जुड़े हुए हैं इनके सर, इसलिए उनसे एक सवाल चलते चलते पूछना चाहूंगी। गौरांग, वक्त आ गया है, टेरर यहाँ पर रहने वाला है, हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी भले ही हो, लेकिन अब वो वक्त आ गया है इस केस के बाद भी, जिस तरह से हमने देखा कि आखिरी मिनट तक देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा तक खटखटाया गया। वक्त आ गया है कि टेरर केसेस से डील करने के लिए एक स्ट्रांग मैकेनिज्म की जरूरत है। कम से कम 22 साल बाद जिस केस में पहली फांसी हो रही हो, ये सबक तो हमें सीख लेना चाहिए। जी बिल्कुल, आई थिंक 22 साल एक बहुत ही लंबा समय हो जाता है, और टेरर, जहां तक टेररिज्म का सवाल है और टेरर के अक्यूज्ड हैं, उनके लिए हमारे पास जरूर ही एक अलग प्रक्रिया होनी चाहिए। और इस तरह का समय जो 22 साल का समय है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जिस तरह के क्यूरेटिव पिटिशन हमारे यहाँ फाइल हो रहे हैं, और 2-2 बार फाइल हो रहे हैं, और इस चीज की कोई भी कहीं भी कोई लॉ में कुछ भी अवेलेबल नहीं है कि 2 बार क्यूरेटिव पिटिशन फाइल हो सकता है, और हमारा कोर्ट इसको 2 बार सुनता है। मुझे लगता है हमें कहीं ना कहीं कुछ, जहां तक टेररिज्म से रिलेटेड केसेस हैं, उसके लिए एक नई प्रणाली का शुरू करना चाहिए। प्रोसीजरल चेंजेस भी बहुत प्रोसीजरल चेंज की बहुत जरूरत है, आवश्यकता है। बिल्कुल। अब क्या एक सेपरेट श्रेणी बनानी चाहिए कि टेररिस्ट केसेस के लिए, जिस तरह हमारे पास स्पेशलाइज कानून था इनके सर, टाडा था जो रिपील हो गया, उसके बाद यूएपीए था, उसके बाद वो भी चला गया, मतलब पोटा आया, वो भी चला गया। तो ऐसे में क्या वो वक्त आ गया है कि टेरर केसेस से डील करने के लिए, उसमें सजा के लिए एक सेपरेट मैकेनिज्म की जरूरत है, फास्ट ट्रैक करने की जरूरत है? जी बिल्कुल, और जुडिशियल चश्मे को भी बदलना पड़ेगा। उसमें सबसे बड़ी बात है कि आपके रेट ऑफ कन्विक्शन कम क्यों था। आप अगर गौर से देखेंगे, और ये दावा किया गया साहब गलत लोगों को पुलिस पकड़ लेती है इसलिए छोड़ दिया जाता है, हकीकत बिल्कुल उल्टा था। टाडा टेररिज्म के केसेस में आपको विटनेस कहां से मिलेंगे? किसकी हिम्मत है कि आके कह देगा कि नहीं साहब मैंने देखा था और ये आदमी था? नतीजा ये होता है कि आप इन द एब्सेंस ऑफ एविडेंस आप तमाम केसेस एक्विटल में चले जाते हैं। तो नतीजा ये है कि आपको जुडिशियल चश्मा बदलना पड़ेगा। टेरर एक समाज के लिए एक कोड है, और जिसको खत्म, मैंने पाकिस्तान में रह के देखा, कई बार जाके देखा है, जिस तरह आतंक के शाय में वहां लोग घर से बाहर निकलते हैं, भरोसा नहीं रहता कि मेरा बच्चा स्कूल गया है तो वापस आएगा। भारत में आज उसकी जरूरत है कि आप जुडिशियल चश्मे को बटे और कल्पेबिलिटी के नेचर को एसर्टेन करने के लिए आप पूरा का पूरा जो एक रिटन लॉ होना चाहिए। और बहुत क्विक पोल आप तीनों से लूंगी कि टेरर केसेस के अंदर अगर इस तरह के मैसिव अटैक्स होते हैं तो फांसी की सजा दी जानी चाहिए, एक स्टैंडर्ड रिटन रूल होना चाहिए। आरके कपूर साहब, आप एक लाइन में जवाब। देखिए, इसमें जो रेयरेस्ट और रेयर वाले केस की वो तो एक जुडिशियल वर्डिक्ट है, लेकिन अगर स्टेचुटरी उसको शेप दे दी जाए, अगर कानून में ही ऐसा रख दिया जाए कि टेरर केस में मिनिमम पनिशमेंट ही डेथ पेनल्टी होगी, तो वो मेरे ख्याल में उसमें फिर जज के पास कोई ऑप्शन रहेगी नहीं कि डेथ पेनल्टी के अलावा कोई और पनिशमेंट दी जाए। दूसरी बात मैं और एक कहना चाहूंगा कि जो हमारी विटनेस की प्रोटेक्शन है, आइडेंटिफिकेशन प्रोटेक्शन है, ये भी जो कानून अभी तक नहीं बना है, जबकि 2004 में इसके लिए ऑलरेडी लॉ कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन दी हुई है। तो उसके हिसाब से मेरे ख्याल कानून भी जल्दी आ जाना चाहिए कि जो विटनेस की आइडेंटिफिकेशन है और विक्टिम आइडेंटिफिकेशन को एक पीछे रख के जो उनको प्रोटेक्शन है, लॉ की तरफ से प्रोटेक्शन दी जाए। तभी ऐसे वाले केसेज जो इतने सीरियस केसेज हैं जहां कोई आगे से बयान देने नहीं आता, अगर उनको प्रोटेक्शन मिलेगी तो बयान देने के लिए आगे आ सकेंगे। ऐसा कानून जल्दी बनना अनिवार्य है। ये भी एनके सर, इस केस से सबक लेने की जरूरत है। जितने ज्यादा कानून हैं उनके अंदर उतने ज्यादा लूप होल्स हैं, जिनका जितना ज्यादा फायदा उठा सकते हैं दोषी करार दिए गए लोग। जैसे हमने याकूब के केस में भी देखा कि हर प्रोसीजरल इरेगुलरिटी, छोटी से छोटी चीज, छोटे से छोटे लूप होल को चैलेंज किया गया देश की सबसे बड़ी। एक तो स्टेज ये आ गया जहां की ये माना गया कि फ्रिवोलस एक्यूज्ड डिफेंस काउंसिल की तरफ से फ्रिवोलस वो मांगा जा रहा कि साहब फला को बुलवाइए, हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए। यहां तक कि मौसम की जानकारी की डॉक्यूमेंट्स भी वहां पे लिए गए। तो मेरे ख्याल से यह था कि आप डिले करें, और डिले करके क्या साहब 22 साल से जेल में है, कम से कम ये तो आजीवन कारावास ऐसे ही हो गया है, लिहाजा अब इसको छोड़ दिया जाए। तो जो डिफेंस काउंसिल ने डिफेंस ने पूरा अपनाया था, वो डायलेटरी टैक्टिस थी, देरी करने की टैक्टिस थी। और इसीलिए सारे ऑप्शंस, यहां तक कि रात के 3 बजे तक, आज रात को
सुप्रीम कोर्ट को बैठना पड़ा। तो ये पूरी प्रक्रिया निभाई गई इसलिए कि इसको किसी तरह से डिले किया जाए, और डिले में हर वो ऑप्शंस लिए गए जो वो ले सकते थे। तो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में मेरे ख्याल से टेररिज्म को लेके जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, और जो लॉ बने हम ये कह सकते हैं कि देखिए जजेस कानून की प्रक्रिया में आप ऐसा नहीं कर सकते कि हर केस में आप फांसी दे ही दे, क्योंकि क्रिमिनल कल्पेबिलिटी का लेवल बदलता रहता है। मान लीजिए कि एक बच्चे को आपने इंडोक्ट्रिनेट करके आपने सुसाइड बॉम्बर बना दिया, उसकी कल्पेबिलिटी उतनी नहीं होगी क्यों, बच्चे को मालूम नहीं है इंडोक्ट्रिनेशन। लेकिन ये तो इंटेलिजेंस इनपुट्स है ना कि इनके सर जुवेनाइल्स को जानते हुए जानबूझकर कि भारत में कानून ऐसा है जहां जुवेनाइल्स को राहत मिलती है, उसकी कल्पेबिलिटी उतनी नहीं होगी क्यों, बच्चे को मालूम नहीं है इंडोक्ट्रिनेशन। लेकिन ये तो इंटेलिजेंस इनपुट्स है ना कि इनके सर जुवेनाइल्स को जानते हुए जानबूझकर कि भारत में कानून ऐसा है जहां जुवेनाइल्स को राहत मिलती है, बाकायदा लोगों को इंडोक्ट्रिनेट ही जुवेनाइल्स को किया जा रहा है। मान लीजिए जुवेनाइल नहीं, अगर एडल्ट भी है, हाँ। लेकिन अगर उसका लेवल देख के ये पता लगता है कि नहीं इसको इंडोक्ट्रिनेट किया गया था, तो जजेस का असल में मैकेनिकल नहीं हो सकता कि आप फांसी जितनी भी होगी, जितनी भी टेररिस्ट के केसेस होंगे उसमें, क्योंकि क्रिमिनल कल्पेबिलिटी वेरी करती रहती है। 120 जो आपके प्रोविजन है उसमें 120 भी अगर वो कैपिटल पनिशमेंट की धाराओं के साथ क्लब हो जाता है तो पूरी तरह से वो फांसी उसमें दी जा सकती है, दी जानी चाहिए। लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि एक मैकेनिकल प्रोसेस बना दे कि अगर जज के पास गया है और वो टेररिस्ट के केस में गया है तो सीधे फांसी दे दे। मेरे ख्याल से ये कपूर साहब भी इसको एग्री करेंगे कि शायद इसमें मैकेनिकल नहीं हो सकता, इसमें जज के विजडम को कहीं ना कहीं अप्लाई करना पड़ेगा। और एक और चीज जो बहुत अहम हो जाती है मनीष, क्योंकि नागपुर में खड़े हैं, नागपुर की जमीन पे आप खड़े हैं मनीष, इसलिए आपसे ये सवाल पूछना और अहम हो जाता है। ये संदेश देना भी जरूरी है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन नागपुर की जमीन से ये संदेश जाना, और वो भी इस सरकार के सत्ता में आने के बाद, चाहे देश हो प्रदेश हो, देश में अगर नरेंद्र हैं तो प्रदेश में देवेंद्र हैं, तो ये जो सारी जुगलबंदी है, यहां से एक संदेश देना, पाकिस्तान को एक मैसेज देना, दाऊद पर शिकंजा कसने की एक ये पहली सीढ़ी मानना, पहला स्टेप मानना, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से सरकार एक मैसेज दे रही है, जो कि सरकार को ये लगता है कि ये संदेश अगर हम देते हैं तो हम ये कह पाएंगे कि हम आतंक पर नियंत्रण करने के लिए, आतंक पर लिए गए फैसलों को पर पूरी तत्परता के साथ, और तत्परता के साथ साथ पूरी आप ये कहें कि पूरी हिम्मत से हमने उस फैसले को अंजाम दिया, जिसमें हमें कोई लाग लपेट नहीं थी, जिसमें हमारी सोच में कहीं कोई रागद्वेष नहीं था। सर्वोच्च अदालत का फैसला था, उसी पर हमने अमल किया। लेकिन हां, हमने तत्परता दिखाई। तत्परता इसलिए दिखाई कि ये पिछले काफी समय से लंबित था। दया याचिका खारिज हो चुकी थी, साल भर से ज्यादा हो चुका था। तो ये सारे ग्राउंड से जिस पर सरकार अपना बयान दे सकती है, सरकार अपना पक्ष रखेगी, अपना रुख रखेगी। 3 दिन में सुप्रीम कोर्ट में भी दिखा कि कहीं कोई डिली डालिंग नहीं हुई, सरकार का रुख बहुत ही स्पष्ट था, कोई कंफ्यूजिंग रुख नहीं था, फांसी दी जानी चाहिए याकूब मेमन को, ये साफ था। हम सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी राकेश के पास, जो हमारे साथ अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं। राकेश, क्या ताजा अपडेट है, आपसे जानना चाहेंगे फांसी में कब क्या क्या हुआ, क्या आपके पास क्रोनोलॉजी इस वक्त मौजूद है? बिल्कुल आंचल, आखिरकार याकूब मेमन को फांसी दे दी गई है। इस मामले में अब तक क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, ये डिटेल हम दर्शकों को बता देते हैं। सुबह 5:20 पर याकूब को फांसी दे दी गई नागपुर के सेंट्रल जेल में। इंडिया न्यूज ने सबसे पहले 5:45 पर ही फांसी देने की खबर दी थी, जो खबर आगे चलकर सही साबित हुई। रात 3:20 पर होटल में ठहरे घर वालों को जेल में आने के लिए कहा गया। यह संदेश उन तक भिजवाया गया कि वो जेल के अंदर आए। फांसी के बाद परिवार के 3 लोगों को जेल के अंदर बुलाया गया। ये हुआ आंचल, और इसके बाद जेलर, 2 जज, सीएमओ और पुलिस के आला अधिकारी समेत कुल 6 लोगों की मौजूदगी में याकूब मेमन को फांसी दे दी गई। फांसी की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई गई। यह भी खबर है कि पूरी फांसी की प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग हुई। सबसे पहले याकूब को नहलाया गया। इसके बाद याकूब को नहलाने के बाद याकूब को नए कपड़े दिए गए पहनने के लिए। याकूब को नए कपड़े पहनाए गए और इसके बाद याकूब को नाश्ता कराया गया। फांसी से पहले याकूब को सुबह का नाश्ता दिया गया और इसके बाद फांसी से पहले ही याकूब को धार्मिक किताब भी दी गई, जिससे वो उसे पढ़ सके। फांसी से पहले याकूब ने नमाज पढ़ी और इसके बाद याकूब का शव, अब जब फांसी दे दी गई तो यह खबर है कि याकूब का शव परिवार वालों को सौंपा जाएगा।
याकूब का शव चार्टर्ड प्लेन के जरिए मुंबई ले जाया जाएगा। ये भी जानकारी है कि चार्टर्ड प्लेन के जरिए याकूब के शव को मुंबई ले जाया जाएगा। सीएम फडणवीस फांसी पर विधानसभा में बयान देंगे, इस पूरी प्रक्रिया पर बयान देंगे। जी आचा, हमारे साथ मनीष, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, सुलेमान मेमन के खिलाफ भी केस चला, जो कि याकूब के भाई हैं, इस वक्त जेल परिसर में मौजूद हैं, लेकिन उसके बाद एक्विट कर दिया गया उनको, वांट ऑफ एविडेंस, क्योंकि जरूरत थी सबूतों की, वो नहीं था। और साथ ही साथ राहीन मेमन जो कि खुद याकूब की पत्नी है, उनको भी छोड़ दिया गया, लैक ऑफ एविडेंस के लिए एक्विट कर दिया गया। मेमन परिवार शुरू से ही बड़ा क्लोज नेट परिवार था। हम तस्वीरों में अभी देख रहे हैं कि सारे के सारे लोग अंदर ही मौजूद हैं, कोई बात नहीं कर रहा है, सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त कर दिया गया। अभिषेक ने जिस तरह की तस्वीरें दिखाई, लेकिन इस परिवार को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया अपने आप में। 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट के बाद कई थ्योरीज डेवलप करने की कोशिश की गई। ये थ्योरी कहने की कोशिश की गई कि मेमन परिवार जो है, सिर्फ टाइगर मेमन ही दोषी था और याकूब मेमन अपने भाई की सजा भुगत रहा है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में भी रिकॉर्ड हुआ, जो एविडेंस सामने आया, वो कहता है ये बातें गलत हैं, क्योंकि ये परिवार ना सिर्फ टाइगर मेमन के साथ लगातार मौजूद था, फेक पासपोर्ट्स पर रह रहा था, जानता था कि टाइगर मेमन क्या कुछ कर रहा है। अल हुसैनी बिल्डिंग में भी उसी फ्लैट में मौजूद थे जहां पर आरडीएक्स लाया जा रहा था, गैरेज में आरडीएक्स लाया जा रहा था। तो एक तरह से इतने साल बाद अपनी आंखें मूंद लेना, ये कहना पूरी तरह से गलत होगा कि उस वक्त ये अनजान था परिवार इन गतिविधियों से। मुझे नहीं लगता कि परिवार के जो सदस्य पहले हिरासत में भी लिए गए, गिरफ्तार हुए और फिर जेल भेजे गए थे, उनमें से उनकी भूमिका कितनी बड़ी थी, इसको देखकर अदालत ने यह फैसला लिया और उनको छोड़ा गया। लेकिन जहां तक बात की जाए याकूब मेमन की, अब्दुल रज्जाक मेमन की, तो उसमें यह साफ दिखाई दिया कि इसका जो जुर्म है वो सबसे बड़ा है। साजिश रचने से लेके वो जगह आइडेंटिफाई करने, वो जगह चिन्हित करने कि आखिर ऐसे कौन सी 11 जगह होंगी जहां पर सीरियल ब्लास्ट होगा, इसके साथ साथ उन युवाओं को पाकिस्तान ट्रेनिंग पे भेजने के लिए जो पैसा मुहैया कराना, असला बारूद इकट्ठा करना और फिर उसे ट्रांसपोर्ट करके अलग अलग जगहों पर पहुंचाना, मुझे लगता है इससे संगीन जुर्म कोई हो नहीं सकता। और यही वजह है कि याकूब मेमन को लेकर अदालत ने जो तमाम सबूत देखे, पीडी कोदे जो कि टाडा जज थे, उस समय उन्होंने ये डेथ वारंट जारी किया था, उनका ये जो फैसला है वो हमेशा से मीडिया में जब मुखातिब हुए इस ऐलान के बाद कि अब फांसी 30 तारीख को दी जाएगी, तो पीडी कोदे ने कहा कि मेरे पास इतने पर्याप्त सबूत सामने पेश किए गए जिसके पास मेरे पास कोई चारा नहीं बचा था ये जारी करने के लिए कि ये देशद्रोही है और इस काम को अंजाम देने में इस शख्स की ही सबसे बड़ी भूमिका थी, इसलिए इसको फांसी दी जानी चाहिए। एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव के लिए इनके साथ दो कुल मिला के बातें पिछले कुछ दिनों में रमन का जिस तरह से पूर्व ऑफिसर का आर्टिकल आया, उसके बाद 2-3 बातें जो थ्योरीज फ्लोट करने की कोशिश की गई, वो ये कि याकूब मेमन ने सरेंडर किया, उसकी अरेस्ट को लेकर ग्रे एरिया है। दूसरी ये चीज कही गई कि टाइगर मेमन इस मामले में मास्टरमाइंड था, याकूब मेमन सिर्फ उसका भाई है इसलिए भुगत रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो तमाम तरह की चीजें, टाडा जज पीडी कोडे साहब ने, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी तमाम तरह की चीजें जो ऑब्जर्वेशंस थी वो एक एक करके मैं बता देती हूं और उसके बाद आपसे जानना चाहूंगी। सुप्रीम कोर्ट का कहना था वो मास्टरमाइंड था, ड्राइविंग फोर्स था, भले ही उसने खुद जाकर बम प्लांट नहीं किए, लेकिन चाहे वो मैनेजिंग फंड्स थे, क्योंकि ये एक बड़े स्तर पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो पूरे फंड्स, क्योंकि याकूब मेमन सीए था, खुद वो मैनेज कर रहा था कहां क्या मूवमेंट होनी चाहिए, किसको कितने पैसे मिलने चाहिए। 15 लड़के थे, उनकी टिकट्स बुक कराई, पाकिस्तान में ट्रेनिंग हुई, एयर टिकट्स का पूरा बंदोबस्त किया, पूरा लॉजिस्टिकल सपोर्ट था। अल हुसैनी बिल्डिंग में कंटिन्यूअसली वहां पर मौजूद रहता था। और भी कई ऐसी चीजें हैं जो पोस्ट बॉम्ब ब्लास्ट उसका एटीट्यूड सामने आया कि फेक पासपोर्ट्स और फेक आइडेंटिटीज पे वो खुद दुबई में और पाकिस्तान में मौजूद था। वो जानता था कि टाइगर मेमन क्या कर रहा है और इसके बावजूद उसने सरकार के साथ कोऑपरेट नहीं किया। आंचल, हमारे यहाँ लॉजिक पावर बहुत वीक है और वो समय के साथ कई लॉजिक के जो मेन कंटेंट है वो भूल दिए जाते हैं, भुला दिए जाते हैं। फैक्ट ये है कि हम इसको रिवर्स करके देखते हैं, हकीकत में याकूब एक्चुअल मास्टरमाइंड था। ये गलत प्रचार किया जा रहा है कि टाइगर मास्टरमाइंड था और वो तो चूंकि उसका भाई था और लास्ट में आके उसका हृदय परिवर्तन इतना हो गया कि वो तो सरेंडर करने आ रहा था, बल्कि लोगों ने कहा कि नहीं नहीं भारत न जाओ। ये सब अननेसेसरी इमोशन क्रिएट किए जाते हैं जो लॉजिकल डोमेन में नहीं आते हैं। हमें प्लेन सी बात है कि जिस तरह का सपोर्ट
उसने दिया, वो पूरा एक मास्टरमाइंड ही कर सकता है। और कभी भी जो बड़े क्रिमिनल होते हैं, बड़े टेररिस्ट होते हैं, वो लास्ट में जाके बम नहीं प्लांट करते, वो उसकी मैकेनिज्म तैयार करते हैं। और भारत में जिस तरह का टेररिज्म का चल रहा है उसमें एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है। दाऊद इब्राहिम ने आके 1993 का एक भी बम प्लांट नहीं किया, तो क्या ओवैसी आके ये कहेंगे, ओवैसी आके ये कहेंगे कि दाऊद को छोड़ दो और दाऊद बाहर था, किसी दूसरे देश में था। हाँ। ये एब्सर्ड लॉजिक है जो भारत में ही दी जा सकती है। और मुझे लगता है कि हमें अपने लॉजिक पावर को समझ के बढ़ाना पड़ेगा। यहां बहुत सीरियस सी बात है कि याकूब मास्टरमाइंड था और अननेसेसरी हम इमोशन सोक्ट कर देते हैं इसको कि साहब वो तो आ रहा था, सरेंडर कर दे। एक्चुअली आपका हमारे इंस्टीट्यूशन है सीआरपीसी 306 सेक्शन में एक अप्रूवर का प्रोविजन है, लेकिन उसमें मेन एक्यूज को नहीं रखा जाता है। अप्रूवर जो बहुत हल्का उसमें क्राइम में जो उसका कंपोनेंट होता है उसको अप्रूवर बनाया जाता है। यहां के केस में सरेंडर नहीं। और देखिए, क्राइम की प्रक्रिया में अपराधी को पकड़ने के लिए हम एल्योर करते हैं, उसे प्यार से पूछते हैं। तो यहां पे ये हुआ, रॉ के जो रमन का आर्टिकल है, रमन एक क्रेडिट सीख करना होता है कि साहब वो हम लोग ले आए। हकीकत ये है कि हम एल्योर करके उसको ले आए, हमारी एम्बेसीज भी उसमें थी, और किसी तरह से इस अपराधी को हम लोग ले आए, ले आके इसको पकड़ के हमने फिर दिल्ली पुलिस के हवाले किया। बड़ी सीधी सी बात है कि एल्योर करने की प्रक्रिया होती है। हम ये मान लें कि साहब उसका हृदय परिवर्तन हो गया, लिहाजा अब देश को, स्टेट क्राफ्ट को छोड़ देना चाहिए। ये एब्सर्ड चीजें, कहीं हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है। उसको हम लोगों ने किसी तरह ट्रैप करके बुलाया और उसके बाद नेपाल में वो पकड़ा गया, नेपाल से हम ले आए। तो एक कहीं भी मर्सी का जो ये होता है, आप दूर बैठे हो, विक्टिम ना हो, तो बड़ा अजीब अजीब जज्बा आपका निकलता है 25 साल बाद। आप आज देखिए, जो एक एसपी मारा गया हमारा कल के उसमें ऑपरेशन में, थर्ड जनरेशन था, थर्ड जनरेशन, बिल्कुल सही कह रही हैं। और एसपी मारा गया, कल अगर उसका ट्रायल होना हो और कल अगर जजमेंट आना हो तो क्या समाज यही लीनियंसी बरतेगा? क्योंकि एक एसपी मारा गया, कोई लीनियंसी नहीं होगी। समय जब बीत जाता है तो बड़े आराम से अब कहने लगते हैं। भर देता है, लेकिन ये वो जख्म है जो नासूर बन चुके हैं, तो विक्टिम्स के राइट्स की भी उतनी बात होनी चाहिए। यहाँ पर मनीष एक और तथ्य, क्योंकि हमें पता है कि अबू सलेम के भी कई मामले चल रहे हैं। मेमन परिवार ने ये कहने की कोशिश की कि डील हुई थी, लेकिन मीडिया के एक हल्के में ये भी आया कि उस्मान जिस भाई से मिलने के लिए काठमांडू गया था, याकूब मेमन, उसका ये कहना था कि नहीं, उसकी जानकारी में नहीं है कि कोई डील हुई थी। बल्कि रमन का आर्टिकल तो खुद ये कहता है कि वो वापस जा रहा था क्योंकि उसको एडवाइस किया गया कि सरेंडर मत करो, भारत आओगे तो फंस जाओगे। जिस वक्त उसे धर दबोचा गया, तो कई तरह के फैक्ट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिस तरह इनके सर भी बोल रहे हैं, वो इतने जंबल अप हो गए कि उसमें कंफ्यूजन क्रिएट डेलिबरेटली एक हल्का करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, जहां तक रमन के आर्टिकल की बात है और रमन ने जो लिखा है, मुझे ऐसा लगता है आंचल कि अगर रमन उस समय उस एजेंसी में इतने बड़े पद पे थे और पाकिस्तान डेस्क संभालते थे, जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक, उसी समय उन्होंने ये सारी बातें क्यों नहीं देश के सामने लाई, क्यों ये सारी बातें उस समय नहीं आई जो कि अब आ रही हैं। और जहां तक मेमन परिवार की बात की जाए तो पढ़ा लिखा परिवार है, तर्क जानता है, कुतर्क देना जानता है। तो समय समय पर जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती गई, जैसे जैसे चीजें अनफोल्ड होती गई, वैसे वैसे वो अपने तर्क बदलते गए। लेकिन सच बात यह है कि रमन का जो आर्टिकल है, जो कि ये माना जा रहा है कि रमन ने ऐसा कहा था, तो मेरा ये सवाल उठता है कि आखिर रमन ने उस समय देश में सत्ता में बैठे लोगों को ये सारी बातें क्यों नहीं बताई, क्यों नहीं ये सारी बातें सामने उजागर हुई? आखिर उनके नहीं रहने और ऐसे समय पर जबकि उसे फांसी दी जानी चाहिए थी, उस समय ये आर्टिकल सामने आता है, ये अपने आप में बड़ा सवालिया निशान है। बड़ा सवालिया निशान है। और आपने एक बहुत अहम बात मनीष यहाँ पर कही कि पढ़ा लिखा परिवार है, मेमन परिवार है। याकूब मेमन सबसे ज्यादा पूरे परिवार में पढ़े लिखे थे, अपना पूरा लीगल डिफेंस खुद हैंडल कर रहे थे। फिर इस तरह की बातें पहले क्यों नहीं अदालत के सामने पेश की गई, अगर वाकई ही उनमें कोई सत्यता थी? हम आगे बढ़ेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त